अब स्टडी करते हैं लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो दूसरी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारा प्रोसीजर है, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल करना पड़ती हैं। तो दूसरे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से अगर कंपेयर करें तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, और उसको वाइंड अप खत्म करना या बंद करना भी एक डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। लैक ऑफ सीक्रेसी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में सीक्रेट मेंटेन करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। ये जो लिमिटेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, ये पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मैरिट्स हुआ करती थी, क्योंकि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए कंपलसरी है कि वो टाइम टू टाइम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक में पब्लिश करे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ऑफिस में वो इंफॉर्मेशन पहुंचाए। इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी की ऑडिटिंग होती है, एनुअल रिपोर्ट होती है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल परफॉर्मेंस उसकी जो है वो पब्लिश की जाती है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर कितनी लाइबिलिटी है, कितनी डेट है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो पब्लिक के अंदर जो है पहुंचाई जाती है। जनरल पब्लिक को सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है, तो ही जनरल पब्लिक जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स खरीदती है। तो ऐसा करने में जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है अपने सीक्रेट मेंटेन्स नहीं कर पाती है। तो कंप्लीट सीक्रेसी कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में, कंपनी की एक्टिविटीज़ के बारे में मेंटेन नहीं हो पाती है। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट का मतलब है कि जो ओनरशिप है और जो मैनेजमेंट है जॉइंट स्टॉक कंपनी की वो डिफरेंट है। ओनर्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, हर एक वो पर्सन जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो ओनर है। और कंपनी को जो रन करते हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिन एग्जीक्यूटिव्स को हायर किया है वो उस कंपनी को रन करते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, तो उन फॉर्म वो जो फॉर्म्स थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें जो ओनर थे वो ही बिजनेस को रन करते थे, वो ही बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी और मैनेजमेंट में पार्ट लेते थे। तो जब उनके खुद का बिजनेस होता है तो ज़्यादा उसको अच्छे से टेक केयर करके अच्छे से बिजनेस को रन करते हैं। लेकिन जब बिजनेस जो है वो पेड एम्प्लॉयज़ रन करते हैं तो वो पर्सनल टच, जो पर्सनल फीलिंग और बिलोंगिंगनेस वाला जो एक मटेरियल रहता है वो बिजनेस को उस वे में रन नहीं कर पाते। तो एक लार्ज साइज कंपनी जो है वो अपने कस्टमर्स से फेस टू फेस डील नहीं कर पाती, अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने क्रेडिटर से। ये सब काम करने के लिए उन्होंने प्रोफेशनल्स को और लोगों को हायर कर रखा होता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में लैक ऑफ पर्सनल टच होता है, जिसको हम इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, ओनरशिप और मैनेजमेंट के सेपरेशन की वजह से। नाउ फोर्थ पॉइंट है न्यूमरस रेगुलेशन। एक कंपनी को फॉर्म करना जितना डिफिकल्ट है उतना ही एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को रन करना भी डिफिकल्ट है। बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस होते हैं जो कंपनी को फुलफिल करना होते हैं, जैसे ऑडिटिंग कराना, वोटिंग कराना, एनुअल रिपोर्ट फाइल करना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना। और कंपनी को डिफरेंट एजेंसीज जो हैं वो रेगुलेट करती हैं, जैसे रजिस्ट्रार जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर होता है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने शेयर्स जो है स्टॉक मार्केट में बेचती है तो उसको सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करना रहती है, और सेबी उस जॉइंट स्टॉक कंपनी को फिर रेगुलेट करती है। तो जिसकी वजह से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो ऑपरेशन का फ्रीडम है वो कम हो जाता है, और ये सब फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए बहुत सारा टाइम, एफर्ट्स और मनी की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी का जॉइंट स्टॉक कंपनी में जब डिसीजंस लिए जाते हैं तो कई बार टाइमली डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। उसका रीज़न है कि कंपनी में डेमोक्रेटिक सिस्टम रहता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं वो डिस्कशन के साथ, म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही कोई डिसीजन ले पाते हैं। एक इंडिविजुअल जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी को रन नहीं करता। तो इसीलिए
मीटिंग्स कंडक्ट करने के बाद और लीगल प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही कुछ डिसीजन और जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिए जाते हैं। इसीलिए जो डिसीजंस लेने में टाइम लगता है। फिर डिसीजंस लेने के बाद इनका इम्प्लीमेंटेशन टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है। तो कम्युनिकेशन की में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो डिसीजन है वो डायरेक्टली लोअर लेवल तक कम्युनिकेट नहीं होता है, थ्रू दी चेन या थ्रू मिडिल लेवल जो हिरार्कियल सिस्टम है वो फॉलो होता है। हिरार्कियल सिस्टम मतलब जो सबऑर्डिनेट है उसको इन्फॉर्म किया जाता है, फिर उस पर्सन का जो सबऑर्डिनेट है वो नेक्स्ट को इन्फॉर्म करता है। इस टाइप से चेन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से डिसीजंस लेने में टाइम लग जाता है और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लग जाता है। फिर ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। अभी हमने पढ़ा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो वोटिंग के थ्रू इलेक्ट होते हैं और शेयर होल्डर्स के वो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। लेकिन ओलिगार्चिक का मीनिंग यहाँ पर सिंपल ये है, जब पावर्स जो है वो फ्यू हैंड्स के अंदर आ जाए तो उसको ओलिगार्चिक मैनेजमेंट बोलते हैं, ओलिगार्ची सिस्टम बोलते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ लोग रहते हैं कंपनी के, वो भी शेयर होल्डर्स मेंबर्स रहते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है। तो कंपनी को के जो सारे मेजर डिसीजंस हैं उनके हाथ में रहते हैं, तो जो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है वापस से फ्यू हैंड्स में होती है। तो कई बार वो इस टाइप के डिसीजंस लेते हैं जो शेयर होल्डर्स के फेवर में नहीं होते हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर हैं वो शेयर होल्डर ही हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में उनका इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो उन शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि जो शेयर होल्डर हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री जो है स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं, और पॉसिबल नहीं होता है कि वो सभी जनरल मीटिंग में जो है पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जिनके पास फ्रीडम है, जिनके पास पावर है डिसीजंस लेने की, कई बार वो डिसीजंस लेते हैं जो शेयर होल्डर्स के लिए फेवरेबल नहीं होते हैं, जिससे शेयर होल्डर्स जो हैं वो डिससेटिस्फाइड होते हैं। तो जब शेयर होल्डर डिससेटिस्फाइड होते हैं तो वो अपने शेयर्स जो हैं वो बेचने लग जाते हैं मार्केट में, और किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स वो परचेज कर लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। नाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब उसको बोलेंगे जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट हो। हर उस पर्सन जिसकी कुछ रिलेशन हो जॉइंट स्टॉक कंपनी से, वो कंपनी का स्टेक होल्डर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो शेयर होल्डर्स भी स्टेक होल्डर्स हैं। कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं वो भी शेयर कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस लेती है, तो गवर्नमेंट भी एक टाइप से स्टेक होल्डर है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। कंज्यूमर्स स्टॉक कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो कंज्यूमर भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो ऐसे हर एक इंडिविजुअल्स जो कंपनी में कुछ इंटरेस्ट रखता हो या कुछ कंपनी से रिलेटेड है तो वो स्टेक होल्डर है। तो यहाँ पे कई बार कम जॉइंट स्टॉक कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो डिमांड करते हैं हाई सैलरी, कंज्यूमर डिमांड करते हैं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट लोअर प्राइस पे। शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है वो डिमांड करते हैं कंपनी से हाई डिविडेंड और उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू को बढ़ाया जाए शेयर्स की। दो टाइप की वैल्यू होती है शेयर्स की, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। जब शेयर्स की प्राइस जो है वो राइज होती है तो उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। जब रीज़न हो कंपनी की गुड परफॉर्मेंस और ये सब तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं शेयर्स को। और जब शेयर्स की वैल्यू राइज होती है किसी दूसरे पर्पस की वजह से, फॉर एग्जांपल डिमांड की वजह से प्रोडक्ट की, या जो शेयर की डिमांड की वजह से, तो वो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर सभी इंडिविजुअल्स जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है कि कंपनी जो है वो किसके डिमांड्स को, किसके इंटरेस्ट को फुलफिल करे, और सभी की डाइवर्स इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर पाना जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए कई बार पॉसिबल नहीं होता है।